जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे, आयनिक रेडियाई देखा था, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक और पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो एक वर्ड आया है आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर इसको हम एक और नाम दे सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको और क्या बोल सकते हैं बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोल सकते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, ज़रा देखो इधर क्या होता है। जब कोई न्यूट्रल गैसियस एटम होता है, क्या कोई भी न्यूट्रल गैसियस एटम है, तो मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई भी गैसियस एटम ले लेता हूँ यहाँ पे। तो चलो मैंने ले लिया सोडियम, ले लिया, क्या लिया? सोडियम। तो सोडियम लिया तो सोडियम किस स्टेट में लिया? गैसियस। कोई भी एटम लेना है किस स्टेट में लेना है बेटा? गैसियस स्टेट में लेना है। और उससे क्या करना है? आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है। क्या कराना है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है। तो अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? Na+ आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा? Na+ कैटायन बन जाएगा। तो यहाँ इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। नहीं समझ में आया? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 2,8,1 होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 2,8 बचेगा, ठीक है। तो क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि किसी भी गैसियस एटम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं बना देता हूँ। तो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल हो गया। तो ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल हो गया। तो यहाँ पर पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 रहेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। और इसमें कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो जो न्यूक्लियस से दूर होता है इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको बोलेंगे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हो गया या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये लूजली बाउंडेड होगा कि नहीं होगा? मतलब ये बहुत लूजली बंधा हुआ होगा। तो इसको निकालने के लिए, इसको इससे रिमूव कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उसी को हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी अगर कोई पूछे हमसे क्या होता है तो मैं उसे बताऊंगा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove electron या loosely bounded electron, to remove loosely bounded electron from valence cell of atom of gaseous atom of an element, ठीक है। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड, जो ज़रूरत होती है टू रिमूव, क्या रिमूव कराने के लिए? लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में प्रेजेंट होगा, और कोई गैसियस एटम, तो कोई गैसियस एटम है, उस गैसियस एटम से जो बाहरी इलेक्ट्रॉन, जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा, उसको रिमूव कराने के लिए जितनी भी एनर्जी लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी या किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो बच्चे एनर्जी देते हैं ना, तो यहाँ पर एनर्जी का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर एनर्जी का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी लगेगी तभी वहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। कैसे होगा? ये जिस एनर्जी लेवल में होता होगा इसको इलेक्ट्रॉन दे, वो एनर्जी दे देंगे तो ये फिर बाहर की तरफ निकल आएगा, ठीक है। हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो हायर एनर्जी लेवल होगा नहीं तो फिर निकल आएगा। ये बात क्लियर हो गई? आयनाइजेशन एनर्जी क्लियर हो गई।
तो आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है ये कुछ फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो फैक्टेंगे बेटा एटॉमिक साइज, ठीक है। फिर दूसरा जो पढ़ेंगे, पहला क्या पढ़ेंगे एटॉमिक साइज, दूसरा पढ़ेंगे न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट, तीसरा पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है कि आप तीन आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो अब यहाँ से समझो एटॉमिक साइज़ की कहानी। तो मैं इधर वाला हटा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, और मैं पूरी बात समझाता हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्या केस आता है एटॉमिक साइज़। तो अगर बात हो जाए एटॉमिक साइज़ की, तो एटॉमिक साइज़ में अगर मैं बात करूँ तो इधर देखना। तो पहला मैं लिख लेता हूँ एटॉमिक साइज़। तो मैंने लिखा एटॉमिक साइज़। तो ये फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है, तो ये फैक्टर इस हिसाब से इफेक्ट करता है, ध्यान से देखो। अगर जैसे साइज़ बढ़ेगा, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, तो बेटा ये न्यूक्लियस है, तो इससे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ये सपोज करो ये है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस होगी। फिर अगर ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस है अगर बेटा, तो इस तरह से इसमें सेल अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो इससे दूरी ये वाली होगी। तो जैसे जैसे इधर ये न्यूक्लियस है, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो जैसे जैसे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होगा तो जाहिर है कि वो लूजली बाउंडेड हो जाएगा। और जो जितना लूज बाउंड होगा, मतलब जो बहुत आसानी से बंधा होगा, उसको निकालना भी उतना आसान होगा। तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे और रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ न्यूक्लियस के बहुत पास है तो क्या होगा, तो वो बहुत टाइटली बाउंडेड होगा, और जब टाइटली बाउंडेड होगा तो वहाँ पर बताओ हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर एटॉमिक साइज़ क्या होता है, अगर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो हम लोग ऐसे एक अपनी जानकारी के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि एटॉमिक साइज़ अगर क्या हो रहा है, एटम का इंक्रीज़ हो रहा है, तो वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीजेज होगी। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, मैं लिख भी देता हूँ अगर चाहो तो। क्या लिखोगे, लिखोगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। आयनाइजेशन दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज with increasing एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, कोई तुमसे पूछे ऐसा क्यों, तो बता सकते हो ना कि क्यों ऐसा हो रहा बेटा, ठीक है। तो पहला तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं, ये जगह अपने पास है बाकी अभी, तो इधर भी दिख रहा होगा। तो सेकंड वाला देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसे हटाना ना पड़े, आपको समझ में आ जाए। तो सेकंड बेटा क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। बेटा क्या है, फटाफट बताओ, न्यूक्लियर चार्ज है। तो अब बताओ अगर न्यूक्लियर चार्ज है तो सबसे पहले बात यही होगी, न्यूक्लियर चार्ज सर क्या होता है, तो जो न्यूक्लियस होता है ये अपने सराउंडिंग जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने सराउंडिंग जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे जो फोर्स इन्फ्लुएंस करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अब सोचो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, अब सोचो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका बढ़ जाएगा ना। और बेटा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, आयनाइजेशन एनर्जी, मैं लिख देता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी increases with increasing न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। सर क्यों, क्योंकि उसका जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बढ़ जाएगा, तो ये बहुत टाइट बाउंड हो जाएगा, बहुत टाइटली बन जाएगा, और जब बहुत मजबूती से बन जाएगा तो उसको निकलना आसान काम नहीं होगा। इतनी बात आ गई। अब इतना लो फटाफट स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो अच्छा टॉपिक है, उसको भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो तीसरा फैक्टर है वो क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। तीसरा फैक्टर बेटा क्या है, शील्डिंग इफेक्ट, उसको समझते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट
पहले मैं समझाता हूँ, और ये मैं सब कुछ हटा देता हूँ ताकि जगह मिल जाएगी मुझे। तो सवाल आया शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो अगर कोई हमसे पूछे शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है तो मैं उसको थोड़ा समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैं एक टॉपिक लिख लेता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शील्डिंग इफेक्ट, इसका एक बेटा और नाम होता है, उसे बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट एक होता है शील्डिंग इफेक्ट और एक क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब कोई तुमसे पूछे शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ज़रा देखो। तो जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, क्या मानो कि न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस से इस तरह से बहुत सारे सेल होंगे, पूरे में नहीं बना रहा हूँ, इतने समझने के लिए समझो। अब बहुत सारे सेल होंगे तो इसमें क्या होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जो अंदर वाले सेल में होंगे उन्हें इनर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो बाहर वाले सेल होंगे इसको बोलते हैं हम लोग आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। और जो इनर सेल होती है इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल। ये भी पढ़ाएंगे बाद में, अभी नहीं, अभी ऐसे। अच्छा अभी हटा दो, अभी ये सब चीज़ें कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। ये समझ लो ये कई सारी सेल्स हैं, तो जब से सबसे बाहर वाली सेल होगी, ठीक है, और कुछ अंदर वाली भी सेल होंगी, तो क्या होगा बेटा, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करेंगे, इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे और अपनी तरफ ये खींच रहे होंगे। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो न्यूक्लियस जो पूरा चार्ज होता है न्यूक्लियस का, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन इस रीजन में जो इस समय न्यूक्लियस ये रीजन में मान लो चार्ज लगा रहा है, तो वो इस रीजन से लगा रहा है, इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। तो याद रखना, अभी जेड इफेक्टिव की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, तो तुमको ध्यान रखना है। तो जेड इफेक्टिव होता है न्यूक्लियर चार्ज, ध्यान रखना क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज माइनस, अगर टोटल न्यूक्लियर चार्ज जितना हो उसमें अगर आप क्या करो, उसमें अगर आप शील्डिंग इफेक्ट माइनस कर दो, कि कितना शील्डिंग इफेक्ट है वो अगर माइनस कर दो, तो जो बचेगा वही क्या कहलाएगा, जेड इफेक्टिव कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, वो भी बाद में बताएंगे। अभी केवल यहाँ पर सुनो ध्यान से कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहर की तरफ वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ये इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट करते हैं। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, और जो वैलेंस सेल है उसका भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन क्या करते हैं, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, इसको रिपल्सन करते हैं, और जब रिपल्सन करते हैं तो जाहिर है कि क्या होगा, वो थोड़ा सा दूर जाएगा। और बेटा बताओ, जब न्यूक्लियस से अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। बताओ क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर इसकी डिस्टेंस इंक्रीज होगी, जब रिपल्सन करेंगे पीछे की तरह के भेजा जाएगा, और जब पीछे भेजोगे बेटा तो बताओ उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा ना। तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है किसके कारण, इनर इलेक्ट्रॉन के कारण, इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्या लिखोगे अगर मैं पूछूं, तो लिखोगे डिक्रीजेज, फिर से सुनना, क्या लिखोगे, डिक्रीमेंट भी लिख सकते हो, जो भी तुम्हें सही लगे वो लिख सकते हो। थोड़ा मैं समझा रहा हूँ क्या लिखना है, डेफिनेशन। तो यहाँ पर किस में क्या डिक्रीमेंट हो रहा होगा, तो तुम कहोगे डिक्रीमेंट हो रहा होगा सर तो न्यूक्लियस चार्ज में, है ना। तो डिक्रीज या डिक्रीमेंट किस में हो रहा है, डिक्रीमेंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। डिक्रीमेंट हो रहा है किसका बेटा, न्यूक्लियर चार्ज का। और किस पर हो रहा है, ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा फिर से सुन लो मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं ये लिखने वाला हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा उसमें डिक्रीमेंट होगा। क्या होगा बेटा, उसमें डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, तो मैंने कहा डिक्रीमेंट हो रहा होगा। किसका डिक्रीमेंट हो रहा होगा, तो कहोगे न्यूक्लियर चार्ज का हो रहा होगा। किस पे हो रहा होगा, तो तुमने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे हो रहा होगा। और ऐसा किसके कारण हो रहा है, तो बोल देना कामा लगा के, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर
electron, inner electron is called shielding effect, is called shielding इफेक्ट। तो नॉर्मल अगर हमसे कोई पूछे तो मैं ये बोलूँगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें जो डिक्रीमेंट होता है इनर इलेक्ट्रॉन के कारण, उसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा। अब अगर देखा जाए शील्डिंग इफेक्ट ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो s ऑर्बिटल करते सबसेल के करते हैं, फिर p के, फिर d के, और सबसे कम f का होता है। अगर कोई तुमसे पूछ ले ऐसे ही नॉर्मल पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए f का होता है। कोई पूछ ले स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट कौन सा करता है, तो तुम्हें बताना है s ब्लॉक करता है स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, शील्डिंग इफेक्ट वाला टॉपिक क्लियर हो गया। फिर अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जहाँ पे टॉपिक चल रही थी तो अब ये बात समझ में आ गई ना, शील्डिंग इफेक्ट समझ में आ गया। ठीक है, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं हटा देता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात ये चल रही थी कि भाई साहब शील्डिंग इफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है, किस पे, आयनाइजेशन एनर्जी पे। अभी बताओ शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा था, तो शील्डिंग इफेक्ट यही कर रहा था ना, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दूर कर रहा था। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बच्चे दूर कर रहा था तो बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, तुम बताओ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा ना, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो लूजली बाउंडेड हो जाएगा। तो बताओ अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा होगा, अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर दूं। अब ये इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये गलत तरीका होता है कि मतलब ये रेशियो अगर तुम देखने को बोल, इसका केवल इतना सा सेंस है कि ऐसे ना लिखो, नहीं तुम लोग गलत समझ जाओगे, फिर गड़बड़ बात हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली बाउंडेड होता जाएगा, दूरी बढ़ती जाएगी, तो वहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक बात और सुन लो, अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। जैसे एक आपके पास कोई एटम है, मान लो एक कोई आपके पास एटम है, उस एटम से आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिया तो ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिख लिया, तो इस समय जो एनर्जी लगी उसे मैं बोलूँगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये जो मोनो ठीक कैटायन एटम है तो इस पर प्लस ये गैसियस एटम ही है, इससे अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, डबल पॉजिटिव। तो ये कौन सी एनर्जी हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड हो जाएगी। अगर ये थर्ड एनर्जी है तो मैं यहाँ पे थर्ड ले लेता हूँ, और एक इलेक्ट्रॉन फिर मैं निकाल लूँ, तो बताओ यहाँ पर कितना पावर चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा 3, और बताओ यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड लगेगी। तो ऐसे क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 3 मैंने दिए हैं न्यूक्लियस, और तीनों न्यूक्लियस की कहानी समझ लो। अगर वहाँ पर न्यूट्रल एटम होता, कोई भी न्यूट्रल एटम से होता, सपोज जो भी लेना आप चाहते ले लेते, तो वहाँ पर बताओ उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो न्यूक्लियर चार्ज तो कम नहीं हुआ होगा, क्या नहीं कम हुआ होगा, न्यूक्लियर चार्ज। तो बताओ उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, और उससे कम होगा सेकेंड, और सबसे कम क्या होगा, फर्स्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑलवेज ये बात याद रखनी है कि तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी की थर्ड की सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंड उससे कम, और ये फर्स्ट। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एक्सेप्शंस मैं बता देता हूँ फटाफट। जैसे सोडियम होता है बेटा, क्या सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1 होता है। अगर इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, तो जो एनर्जी लगेगी उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ 2,8 हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर मैं कह दूँ लाओ अब इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, तो 2,8 है ना, तो 2,8 से अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालूँ तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो तुम कहोगे यहाँ पर सर Na+2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Na+2, और यहाँ पर 2,7, तो बताओ ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होगा। यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो रहा था, यहाँ ऑक्टेट नहीं पूरा होगा, तो जाहिर है ये नहीं करना चाहेगा, तो जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी ये ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है तुम्हें कि इस केस में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए थी। लेकिन यही केस तुमसे भी पूछा जाएगा कि जैसे मैग्नीशियम का केस होता है, देख लो इधर बॉक्स में, मैग्नीशियम जो होता है इसका कितना होता है, 2,8,2 होता है। अगर बेटा इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो बताओ क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बताओ यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब इस एटम को फिर मैं उठा लूँगा, तो मैंने उठा लिया मैग्नीशियम प्लस जो है, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन और मैं निकाल दूँ तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg+2 हो जाएगा।
यहाँ पर बताओ 2,8,1 तो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे 2,8,1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2,8 हो जाएगा, तो स्टेबल हो रहा था। तो ये तो बहुत जल्दी से करना चाहेगा, तो यहाँ पर जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है, सेकेंड आयनाइजेशन कम होती है और जो फर्स्ट होती है ज़्यादा। तो ये बात याद रखना, क्यों ऐसा होता है, स्टेबिलिटी का रीज़न होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, फटाक से देखो इतनी बात। ठीक है, अच्छा अब ये बात जब अपने को समझ में आ गई, फैक्टर समझ में आ गए, तो अब देख लो वेरिएशन इन पीरियड एंड्स ग्रुप। तो जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें देख लो वेरिएशन पहला केस देखो इन पीरियड। अब जाहिर है कि आप जब इधर से इधर जा रहे हैं पीरियड में जाते हैं तो पीरियड चेंज नहीं होगा, अगर पीरियड सेम है तो बताओ साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। तो हम बोलेंगे व्हेन वी मूव लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड देन आयनाइजेशन एनर्जी, कामा लगा लेना, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा केस आता है इन ग्रुप। अब तुम खुद बताओ, ग्रुप में जा रहे हो तो नीचे जो साइज़ होगा वो साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जब साइज़ बटा इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो क्या बोलना है कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पूरा आयनाइजेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, तो फिर ठीक है, फिर अगले वाले जो वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की भी बात करेंगे। ठीक।